अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 आज हमारा टॉपिक जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। स्टूडेंट्स, हमने न्यूटन्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ जो पढ़ लिया है जो कि मोशन से रिलेटेड था। फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी वो मोशन कर सकता है, अदरवाइज़ वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू नहीं रख सकता जब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगा दें। तो फोर्स लगाने से पहले तक यानी नेट फोर्स जब तक नहीं लगेगी वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि फोर्स लगाएं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेशन जो है वो मैस और फोर्स के डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, उससे रिलेटेड हमने देखा था। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी मोशन से रिलेट करता है, जिसमें हमने मोशन और उसके रिएक्शन से रिलेटेड देखना है। इसकी डिफाइन सबसे पहले देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि उसके इक्वली होता है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। इसकी एग्जांपल हम डिफरेंट देख सकते हैं। सबसे उससे पहले हम एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या है। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स टू अनदर बॉडी बी, द बॉडी बी आल्सो रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स। अब हम फ़र्ज़ कर रहे हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। एक का नाम हमने ए लेट कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाता है और वो ऑब्जेक्ट जो बी है उसी फोर्स का रिएक्ट करती है, जो ए उसके ऊपर लगा रही है उसी फोर्स का रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट। तो अब इससे एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या बनेगी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी इज़ कॉल्ड एक्शन फोर्स, यानी वो फोर्स जो बॉडी ए बॉडी बी पे लगाती है। कोई भी हम फर्स्ट बॉडी कह लेते हैं उसको, बॉडी ए की जगह आप फर्स्ट बॉडी भी लिख सकते हैं। ऑन सेकंड बॉडी बॉडी ए बॉडी बी पे जो फोर्स लगाएगी उसको हमने एक्शन फोर्स कहा है, और वो फोर्स जो बॉडी ए के रिएक्शन के तौर पे लगाएगी उसके ऊपर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए इज़ कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई, लेट अस सपोज दैट हम इसी एग्जांपल को इस तरह समझते हैं। सपोज़ करें ये हमारे पास कोई एक वॉल है, दीवार है। अब आप दीवार के साथ जो न्यूटन थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारे पास बॉडी बी फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये एक वॉल है, दीवार, और ये हमने बॉल ली है। हम यहाँ से दीवार की तरफ बॉल को फेंकते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये हमारा एक्शन होगा। अब बॉल यहाँ से, ये बॉडी ए है, अब बॉडी ए देखिए बॉल दीवार के साथ लगेगी, यहाँ आके बॉडी ए ने बॉडी बी से बॉडी बी पे फोर्स लगाई है, टकराई है, तो ये बॉडी बी जो है उसके ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगाएगी और ये वहाँ से इस तरफ आ जाएगा। इसको हम रिएक्शन कह सकते हैं। तो बॉडी ए ने देखिए पहले जो फोर्स लगाई थी बॉडी बी पे वो एक्शन था, और बॉडी बी ने दोबारा बॉडी ए के ऊपर फोर्स जो लगाई, दोबारा बॉल जो हमारी तरफ आ जाएगी वो इसका रिएक्शन होगा। ये एक्शन और रिएक्शन की डिफाइन थी। यही न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि उसके ऑपोजिट और इक्वल होता है। इसकी एग्जांपल एक और इस तरह से कर सकते हैं। सपोज़ करें हमारे पास एक टेबल है और टेबल पे हमने कोई चीज़ रखी हुई है। आप बुक की एग्जांपल ले लें, कोई बुक इसके ऊपर पड़ी हुई है, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मैस हो। अब इसका जिसका कुछ मैस है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इस ऑब्जेक्ट का, टेबल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो टेबल है इस बुक के वेट के इक्वल एक फ़ोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन पे, जिसको हम रिएक्शन फ़ोर्स कहते हैं। ये भी एक फ़ोर्स होगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। वेट भी एक फ़ोर्स है। आप देखिए बुक टेबल पे जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगा रही थी वो एक्शन थी, और टेबल रिएक्शन पे तो रिएक्शन के तौर पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन है, वो फोर्स रिएक्शन कहलाती है ऊपर की तरफ। अब बुक जितनी फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है उतना ही टेबल का रिएक्शन है, इसी वजह से ये बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये सपोज़ करना ये पेंसिल है, तो ये इस बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर तब तक पड़ी रहेगी, ये इसका जितना वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो नोटबुक है इसी के वेट के इक्वल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। अब एक्शन जितना हो रहा है उतना ही रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पड़ी हुई है और रेस्ट पे अपनी स्टेट को कंटिन्यू रख रही है।
तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग यही है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि उसकी इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसकी और भी आप फर्दर एग्जांपल कर सकते हैं। आपने रॉकेट और जेट इंजन देखा होगा, वो नीचे की तरफ जितना रिएक्शन करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन हो रहा होता है। या बैलून के अंदर आपकी बुक पे जो बैलून की एग्जाम्पल दी हुई है, उस बैलून के अंदर आप हवा बढ़ लें तो हवा जितनी प्रेशर से उसको छोड़ेंगे, जैसे ही हवा का प्रेशर जितना नीचे की तरफ होगा वो एक्शन होगा, और इसके रिएक्शन के तौर पे जो बैलून है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा, वो इसका रिएक्शन होगा। बैडमिंटन की तरफ या क्रिकेट में बैट की तरफ आप बॉल जो फेंकते हैं वो एक्शन है, दोबारा उसकी तरफ जो रिएक्शन होता है, या हम ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो ज़मीन के ऊपर हम पाँव के ज़रिए एक्शन लगाते हैं और ज़मीन हमें आगे पुश करती है, वो रिएक्शन होता है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स थी एक्शन और रिएक्शन की डिफ़ाइन, और इनमें डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डिफ़ाइन आपने देखनी है, और इसकी डिफरेंट फिजिकल लाइफ में जो इसकी एग्जाम्पल है वो आपने देख लेनी है। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग में टेंशन से क्या मुराद है। तो इसकी डिफ़ाइन हम देख लेते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग व्हेन इट इज़ सस्पेंडेड टू पुल, या तो ये आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि रस्सी के अंदर जो फोर्स पाई जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के जो उसके साथ सस्पेंड हो रहा है, तो उस टेंशन को हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग कहते हैं, उस फोर्स को टेंशन इन अ स्ट्रिंग कहेंगे। इसकी एक डिफ़ाइन इस तरह भी कर सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो इसकी डिफ़ाइन आप किस तरह से करेंगे। सपोज़ करें हमारे पास ये एग्जांपल जो है, सपोज़ करें हमने कोई एक स्ट्रिंग ली है जिसको हमने एक साइड से फिक्स कर दिया हुआ है, और इसके साथ हमने कोई ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि mg के इक्वल होता है। और आप स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वेट भी एक फ़ोर्स होती है। अब इस वेट के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होगा जिसको हम टेंशन कहेंगे, ये रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये असल में टेंशन होगी। तो टेंशन भी बेटा एक फोर्स होती है, और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है आपने। अब देखें, ये रस्सी में जो तनाव और खिंचाव होगा ये इस वेट की वजह से होगा। जितना भारी आप एक रस्सी के साथ पत्थर या कोई और चीज़ बांध देंगे, उतनी ही उस रस्सी के अंदर टेंशन आ जाएगा, तनाव आएगा। तो ये टेंशन इन अ स्ट्रिंग है, और ये वेट के इक्वल होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल भी आप दे सकते हैं ये। और टेंशन इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में किसी वेट की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से जो तनाव होता है उसको टेंशन कहते हैं, टेंशन इन अ स्ट्रिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपने देख ली है। और याद रखें स्टूडेंट्स के जो इसको हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग को हम, ये एक फोर्स है, तो इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा ये याद रखें कि ये भी एक फोर्स है, लिहाजा इसका जो यूनिट है, इसका जो SI यूनिट है, एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। दूसरा, इसका SI जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, क्योंकि आपको पता है फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, लिहाजा टेंशन भी एक फ़ोर्स है, तो इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में, जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था, उसमें देख लिया था। स्टूडेंट्स, आपका आज का यही टॉपिक था, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। थर्ड लॉ ऑफ मोशन और टेंशन इन अ स्ट्रिंग। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन और रिएक्शन की डिफ़ाइन और एग्जांपल्स, उसके साथ टेंशन इन अ स्ट्रिंग के आपने डिफ़ाइन, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसका SI यूनिट करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।